हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एनसीईआरटी के सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये क्लास 7 से 12 तक की सीरीज़ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसके साथ ही हमारा हिस्ट्री का भी क्लास 7 से 12 तक का सीरीज़ चल रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की लेसन 3 चैप्टर के बारे में। यह चैप्टर बताता है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी हमारा पृथ्वी किस रूप में बदलता है। इसके पहले मैंने लेसन 1 और 2 का डिस्कस किया है। पृथ्वी के बारे में मैंने बताया है अच्छे से, आपको उसमें बताया है कि पृथ्वी के अंदर कैसे परपट्टी होता है, कैसे क्रोड होता है, मेंटल होता है, ये सारी चीज़ों को बताया। इसके साथ ही पृथ्वी पे कौन कौन से रॉक बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इग्निशियस रॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया है। इसके साथ ही साथ हमने पृथ्वी की और आंतरिक संरचना के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आइए लेसन 3 में हम हमारी बदलती पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी कैसे बदलती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो स्थल मंडलीय प्लेट है उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी अनेकों प्लेट से मिलकर बनी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, और घूमने के बाद ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, जब ये प्लेट आपस में घूमती है, टकराती है, तो मैग्मा यहाँ से निकलता है, और निकलने की वजह से क्या होता है कि वो बाहर के एरिया में फैल जाता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में भी घूमता रहता है, जैसा कि इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। जैसे कागज़ का एक पॉइंट को लिया गया है, इसमें गर्म किया जाता है, तो जैसे ही गर्म होता है तो कागज़ भी या पानी के साथ ऊपर चला आता है, और जैसे ठंडा होता है तो बैठ जाता है। मैग्मा भी सेम उसी तरह से है। मैग्मा पृथ्वी का जो गर्म मैग्मा है वो ऊपर की ओर उठता है और ठंडा होने के बाद वो बैठ जाता है। ठीक है, यह मैग्मा 3 पार्ट में कहीं ना कहीं रॉक बनाता है। तुरंत का जो मैग्मा गर्म मैग्मा होता है वो फैल जाता है, वही इग्निशियस रॉक का निर्माण करता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब प्लेट एक दूसरे से घूमते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ पे सतह में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। पृथ्वी पे 2 तरह से बल लगता है। एक तो इंटरनल, इनका अंदर से जो फोर्स लगता है, जिन्हें हम आंतरजनिक बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और एक एक्सटर्नल पार्ट जो आप अपने सराउंड में देखते हैं, तो यह एक्सोजेनिक फोर्स है, यानी बहिर्जनिक फोर्स है। इसके वजह से कुछ अलग घटनाएं होती हैं, जैसे पवन हो गए, अपरदन हो गए, और इंटरनल के वजह से जैसे भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है किस तरह से पृथ्वी की गतियाँ होती है। जैसा इंटरनल जो फोर्स है उसके वजह से आपको भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन देखने को मिलता है आकस्मिक बल के कारण। और इसके साथ पटल विरूपण बल है, इसमें पर्वत निर्माणकारी बल लगते हैं। साथ ही साथ बहिर्जात बल है, यानी एक्सोथर्मिक जो फोर्स है, उसमें क्या होता है कि अपरदन और निक्षेपण, नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, ये सारे इसके कारण होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है। स्थल मंडलीय जो प्लेट होते हैं, ये ऊपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेट होती है, जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी होती है। तो ये कुछ पिंटू सा आपको दिया हुआ रहता है इसमें एनसीईआरटी में, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं अब ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी का अब इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं किस तरीके से ज्वालामुखी उद्भव होता है। सबसे पहले बता दें कि भारत में बैरन द्वीप में ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है ऊपर पट्टी का एक छिद्र है, यानी पृथ्वी जो है इसका एक पार्ट में कहीं ना कहीं छिद्र है, जिसके वजह से जो अंदर मैग्मा है, प्लेटों के बीच जो मैग्मा है वो बाहर निकलती है, और ये ज्वालामुखी का निर्माण करता है। यह ज्वालामुखी में सबसे अपर पार्ट में गैस और राख होते हैं, फिर क्रेटर होते हैं, निकास होते हैं, वेंट और लावा होते हैं। ये परपट्टी और मेंटल तक होता है। आपको पता है कि परपट्टी जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ अब 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर समुद्री एरिया में रहता है और बाकी पार्ट में आपका 35 किलोमीटर तक रहता है। मेंटल 85% जो भी ओर वगैरह ऐसा मेंटल में पाया जाता है, मैग्मा कोस्ट होता है। तो ये सारा चीज़ जिसके वजह से अंदर से जो भी धातु वगैरह है ये बाहर निकल जाता है ना। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो आपस में कंपन होता है, और कंपन होने के बाद क्या है,
कंपन होने के बाद एक तरह से वो भूकंप को क्रिएट करता है। यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है, टकराने से क्या है, एक पॉइंट से यहाँ से कंपन ऊपर की ओर उठता है। ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, यहाँ पे उठता है और इसी पॉइंट को हम लोग ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से वो उठता है। ठीक है, और यहाँ पे भूकंप का एरिया चारों तरफ फैल जाता है। ये आप फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये आपका ईपी सेंटर एक तरह से हो गया और ये भूकंप चारों तरफ फैल रहा है और जो भी एरिया में ये आ रहा है उस एरिया में ये नुकसान करता है। जहाँ तक बात करते हैं भूकंप के जो तरंगे होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पी तरंगे होते हैं, एस तरंगे होते हैं और एल तरंगे होते हैं। ठीक है, पी, एस और एल ये अलग अलग तरह के तरंगे होते हैं। जो पी तरंग होते हैं जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, फिर एस तरंग होते हैं वो अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, और एल तरंगे जो होते हैं पृष्ठीय तरंगे होते हैं। ये अलग अलग तरह का तरंगे का ये पार्ट है। नेक्स्ट हम आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो भूकंप से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हाल फिलहाल में आप 2015 में भूकंप आई थी जो आपको नुकसान किया था नेपाल में, काठमांडू में काफ़ी नुकसान किया था। इसके पहले 2001 में भूकंप आया था भुज में, वो 6.9 था। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि भूकंप के वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे इसमें इमारत के ढहने से लगभग 971 बच्चे और 31 छात्रों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारा जल पाइप या संचार, विद्युत स्टेशन सभी का नुकसान हुआ था। तो भूकंप से काफ़ी नुकसान होता है। भूकंप मापने का यंत्र जो है सिस्मोग्राफर है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ये 2 पॉइंट के नीचे का भूकंप कुछ इफेक्ट नहीं करता है और जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट तक होती है उसका प्रभाव भी मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन 6 और 6 से अधिक की भूकंप शक्तिशाली भूकंप कहलाती है। और ये आपका भूकंप से बचाव का अगर तरीका हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि जब भूकंप आता है तो रूम में हम अगर किसी मेज के अंदर छुप सकते हैं तो वो करना चाहिए, नहीं तो हमें कॉर्नर में खड़ा हो जाना चाहिए या फिर किसी खुली स्थान में जैसे फील्ड वगैरह है तो वहाँ पर आपको चला जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बचने के ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है। बात करते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ जो एक्सटर्नल, पृथ्वी पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, अभी तक हमने इंटरनल के वजह से जो पॉइंट आया वो हमने पढ़ा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजिंग आता है, जैसे नदी के कार्य। तो सबसे पहले मुख्य स्थलाकृति में अपर्दन इम्पॉर्टेंट कारक हो सकता है। ठीक है, तो अपर्दन यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक्सटर्नल है, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, झरना हो, ये सारा अपर्दित होते रहते हैं। ठीक है, तो नदी के कार्य को हम समझते हैं। नदी क्या है कि एक बड़े से पहाड़ से जब नदी गिर के किसी सतह से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करता है और ये जलप्रपात जो होते हैं कठोर शैल जल शक्ति द्वारा होते हैं। ये मृदुल भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात, ये आपका अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। विश्व में बहुत ही हज़ारों हजार जलप्रपात हैं। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चिंटू पिंटू सा यहाँ पर न्यूज़ दिया रहता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको देख सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं नदियों का, तो नदी क्या है कि पहाड़ से जब निकलती है, बहुत सारे नदियाँ अपने हिमाद्री से निकलती है, जैसे गंगोत्री से, चाहे यमुनोत्री से वो निकलती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो आसपास के इलाके की जो मिट्टी होती है उसको काटती हुई आगे बढ़ जाती है और जब ये मिट्टी ज़्यादा मात्रा में मतलब अब नदी में प्रवेश कर जाती है तो यह बाढ़ का पानी भी मतलब इस साइड एरिया में प्रवेश कर जाता है। बाढ़ क्या है, जब नदी में पानी ज़ोर से ज़्यादा अगर बहने लगे तो आसपास के एरिया में पानी को ढकेल देता है, जिसके वजह से इस एरिया में बाढ़ आ जाता है। बिहार में कोसी में अक्सर एक बाढ़ आता रहता है। जहाँ तक हम बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, यानी जो नदी इस तरह से मोड़दार घूमती है उसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होता रहता है, यानी उनका जो किनारा होता है उस पर लगातार आपको निक्षेपण वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है, विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं, जिन्हें चाप झील कहते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं नदी के साथ जो पानी बह के आता है एक झील का निर्माण करता है, ये एक चाप झील है। ठीक है, वो लूप हो जाता है, यानी उसका नदी से कटाव भी एक तरह से हो जाता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, जो मतलब नदी बहता है इसके तट का जो बांधा हुआ है उसे तटबंध कहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें धाराओं से बचाव करता है उस आसपास के एरिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह अक्सर धीमा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ से जब नदी गिरती है काफ़ी तेज़ गिरती है, लेकिन समुद्र तक पहुँचते पहुँचते वो उसकी जो चाल है काफ़ी धीमी हो जाती है और हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यानी धीमी चाल वाली नदी को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगती है। और जैसे जैसे नदी समुद्र, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, इसमें अगर नदी को आपको मिलना है तो यहाँ पे आके क्या है, यहाँ से आने वाला सारा मलबा को यहाँ पे इस एरिया में जमा कर देती है। और जमा करने के बाद यहाँ पे इस एरिया को क्या कहते हैं? ये एरिया डेल्टा का निर्माण करता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा वगैरह जो है, ये सारा इसी का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बात करते हैं एक्सटर्नल दूसरा पार्ट में समुद्री तरंगों के कार्यों के बारे में। तो समुद्र में भी क्या है, समुद्र के अंदर जो पहाड़ पर्वत होते हैं, यानी समुद्र के अंदर उस पर जब लहरें टकराती है तो एक तरह से इनको खोखला कर देती है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा खोखला हो जाता है और बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा होता है, जिसे तटीय मेहराब भी कहते हैं। ठीक है, और दीवार जैसी इन आकृति जो होती है, इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। स्टैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ये तटीय जो शैलीय तट होते हैं, ये जो आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, समुद्र भृगु कहते हैं। नेक्स्ट हम हिमनद के बारे में समझते हैं। हिमनद क्या है? हिमनद किस तरीके से पृथ्वी के एक्सटर्नल चीज़ों को प्रभावित करता है। तो हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियाँ जो होती है, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृष्प का अपरदन होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। यानी हिमनद से जो बर्फ पिघलते हैं वो गड्ढे में आके जमा हो जाता है, और एक तरह से वो काफ़ी समय बाद वो झील का निर्माण करते हैं। ये काफ़ी मृदुल होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे भी झील हैं जिसे हिमनद, हिमोड भी कहते हैं, ये आपको भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पवन के कार्य। पवन किस तरीके से प्रभावित करता है? जैसे कि आपको रेगिस्तान में मालूम है, तो रेगिस्तान में जो हल्के होते हैं ये बालू, उसको पवन अपने साथ क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद वो एक तरह से छोटी पहाड़ी का निर्माण करता है। यानी सपोज यहाँ पे कोई बहुत सारा बालू का कण है और इसे उड़ा के पवन दूसरी जगह पे जमा कर देता है। इसे बालू का डिब्बा कहते हैं। बालू का डिब्बा जो है, ये बालू कण का विशाल मैदान कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, यानी बालू का जो कण है काफ़ी बड़ा एरिया में फैल जाए तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके साथ ये एक्सरसाइज वगैरह दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बालू का डिब्बा क्या है, समुद्री पुलिन क्या है, ठीक है, हिमनद के निश्लेपन विशेषता क्या है, हिमोड क्या है ना, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप एक बार गो थ्रू करेंगे वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसके साथ हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का भी चैप्टर आ रहा है, तो उसे भी आप देखिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, न्यू चैनल को बढ़ाएं। ठीक है, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।